डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीओके में पाक सेना के खिलाफ बगावत। पीओके में लॉन्ग मार्च टू मुजफ्फराबाद और बंद के दौरान पाकिस्तानी सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक टकराव। पाकिस्तानी सेना ने बरसाई गोलियां। गोलीबारी में कम से कम 27 से 30 लोगों की मौत। भारत ने कहा पीओके में मानवाधिकार का उल्लंघन। लखनऊ में 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के समापन कार्यक्रम में सीएम योगी की हुंकार। योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। लैंड जिहाद से जुड़े लोगों के खिलाफ खड़ा होने की अपील। योगी ने लव जिहाद रोकने के लिए रामायण का दिया उदाहरण। पटना सिविल कोर्ट से खान सर को बड़ी राहत। फायरिंग मामले में गिरफ्तारी पर लगी रोक। सुरक्षा कर्मियों की नियमित जमानत पर भी हुई सुनवाई। कोर्ट ने मांगी केस डायरी। वायरल वीडियो के आधार पर दर्ज हुआ था मामला। हरदोई के शाहबाद क्षेत्र में एसडीएम पर हमला। राशन की दुकान के निरीक्षण के दौरान हुआ हमला। ग्रामीणों ने एसडीएम की सरकारी गाड़ी पर किया पथराव। हमले में एसडीएम हुए घायल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कार्रवाई शुरू की। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में 9 जून को लॉन्ग मार्च टू मुजफ्फराबाद और बंद के आह्वान के दौरान पाकिस्तानी सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक टकराव में हालात बेकाबू हो गए हैं। बंद और विरोध प्रदर्शनों ने उग्र रूप ले लिया है। क्षेत्र के कई हिस्सों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव की खबरें सामने आई हैं। प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही रावलकोट और अन्य क्षेत्रों में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और रेंजर्स द्वारा की गई गोलीबारी में कम से कम 27 से 30 लोगों की मौत हो गई है और 200 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC की ओर से किए जा रहे लॉन्ग मार्च टू मुजफ्फराबाद के दौरान बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आसिम मुनीर आतंकवादी और ISI दहशतगर्द जैसे नारे लगाए। कई जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। इस बीच कश्मीर आवामी एक्शन कमेटी के नेता ख्वाजा मेहरान का एक बयान भी चर्चा में है। उन्होंने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, आज का दिन लिख कर रखिए और आने वाली पीढ़ियों को बताइए कि हम खड़े हुए थे और हमें इनकी पैरामिलिट्री फोर्स के आगे झुके नहीं हैं, इनसे डरे नहीं हैं। रावलकोट की कई मस्जिदों से भी लोगों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की गई है। स्थानीय घोषणाओं में कहा गया कि जम्मू कश्मीर की धरती पर फिरंगी फोर्स की तरफ से हमला किया गया है और तमाम कश्मीरियों से गुजारिश है कि लॉन्ग मार्च में शिरकत करके कौमी गैरत का सबूत दें। वहीं JAAC के वरिष्ठ नेता शौकत नवाज मीर ने कहा, आंदोलन में शामिल लोगों की आवाज को कुचला दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे नौजवानों को मारा जा रहा है और उनकी हत्या की जा रही है। पीओके में चल रहा यह आंदोलन स्थानीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक मुद्दे और प्रशासनिक अधिकारों से जुड़ी मांगों को लेकर तेज हुआ है। क्षेत्र में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर पाकिस्तान अपनी आंतरिक चुनौतियों और नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए भारत विरोधी नैरेटिव गढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने कुछ ऐसा ही आरोप लगाते हुए फितना अल हिंदुस्तान को सरकारी स्तर पर फैलाया जा रहा दुष्प्रचार बताया और पाकिस्तान को जमकर घेरा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को कड़े शब्दों में घेरा है। अफगानिस्तान की स्थिति पर आयोजित बैठक के दौरान भारत ने पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फितना अल हिंदुस्तान शब्द को सरकारी स्तर पर फैलाए जा रहे दुष्प्रचार और गलत सूचना अभियान करार दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्थानी हरीश ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने ही देश के भीतर सक्रिय समूहों को फितना अल हिंदुस्तान बताना तथ्यों से परे एक ऐसा नैरेटिव है जिसे धार्मिक शब्दावली का सहारा देकर पेश किया जा रहा है। Cross-border terrorism. We call on the international community to work together towards this noble goal. Madam President, we lend our voice again in re-emphasizing the importance of incentivizing positive actions. The political reality of Afghanistan has changed in the last 5 years, and the current UN sanctions regime must take that into account.
The UN and the international community need policy instruments that aim to benefit the people of Afghanistan and nudge policy in the right direction, rather than only wielding tools of punishment that are yielding diminishing returns. The international community must engage with all stakeholders across all formats. I thank you, Madam President. अगली खबर, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि उनके देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता राष्ट्र सुरक्षा और लोगों की शांति है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि ईरान अपने अधिकारियों की रक्षा मजबूती से करेगा और किसी भी धमकी के सामने पीछे नहीं हटेगा। पेजेश्कियान ने कहा है कि देश की ताकत सिर्फ रक्षा में नहीं बल्कि बातचीत में भी है। उनके मुताबिक ईरान ने न तो अपनी रक्षा की तैयारी छोड़ी है और न ही बातचीत का रास्ता बंद किया है। इससे पहले ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इजराइल अपनी कार्रवाई जारी रखता है या दक्षिणी लेबनान में फिर हमले करता है तो उसे पहले से कहीं ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। अप्रैल में हुए सीज फायर के बाद ईरान ने इजराइल पर 30 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। जवाब में इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकाने, एयर डिफेंस सिस्टम और पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला किया। बढ़ते सैन्य तनाव के बीच भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर भारतीयों से ईरान की यात्रा टालने और वहां मौजूद लोगों से जल्द देश छोड़ने को कहा है। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष दोबारा बढ़ने की आशंका के बीच मंगलवार को कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त दर्ज की गई है। निवेशकों को डर है कि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा तो तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। אזרחי ישראל היקרים, לפני שנה יצאנו למתקפת מנע היסטורית נגד הכוונה של איראן להשמיד אותנו בפצצות אטום. את האיום המיידי הזה סיכלנו, וגם חיסלנו את הרודן חמינאי. אם לא היינו פועלים בזמן ובעוצמה, לא היינו פה היום. ואני מתחייב, ושוב מתחייב, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. באותה נחישות פעלנו גם מול חיזבאללה. חיזבאללה תכנן לפלוש לגליל עם אלפי מחבלים, ובמקביל הוא תכנן להחריב את ערי ישראל עם 150,000 रकेटों वटिलीम। अगली खबर, लखनऊ में 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि एक नाम जो उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक हर भारतीय को जोड़ सकने का सामर्थ्य रखता है, वो नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का है। 500 वर्षों तक आंदोलन चलता रहा। 2019 में जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया तो उन्होंने स्वीकार किया कि जहां रामलला विराजमान है वहीं राम जन्मभूमि है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति का व्यक्तित्व था कि हमने राम भद्राचार्य जी के व्यक्तित्व को सुना तो हमें इस बात के लिए मजबूर होना पड़ा कि कितने वर्षों से सनातन धर्मावलंबियों पर कितना अत्याचार हो रहा था। जब भी नकारात्मक ताकतें वर्चस्व में आएंगी तो ऐसे ही उजाड़ तहस नहस करेंगी जो रावण के समय में करते थे। शिक्षण संस्थानों को वो ऐसे ही बंजर करेंगे जैसे खरदूषण ताड़का के द्वारा उस कालखंड में किया जाता था। माता जानकी का अपहरण रावण ने किया। भगवान राम ने पूरा यत्न किया कि उत्तर दक्षिणी को जोड़ा। नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है इसका उदाहरण है। सीएम योगी ने कहा कि याद करना ये लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए ये एक आदर्श उदाहरण हो सकता है। हमें आश्चर्य होता है केरल उच्च न्यायालय ने इस पर 2009 और 2011 में इस पर चिंता व्यक्त की। और एक नाम जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक हर भारतीय को जोड़ सकने की सामर्थ्य रखता था। पूज्य संतों के सानिध्य में वह नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का था और इसलिए लगभग 500 वर्षों तक यह आंदोलन चलता रहा। एक लंबे समय तक आंदोलन चला। 491 वर्षों तक यह आंदोलन किसी न किसी रूप में चलता रहा। 2019 में जब सर्वोच्च न्यायालय की एक फुल बेंच थी, वहां के सभी माननीय न्यायमूर्तियों ने अपना फैसला दिया तो उस फैसले में उन्होंने सर्वानुमति से इस बात को स्वीकार किया कि जहां रामलला विराजमान है वहीं
राम जन्मभूमि है। अगली खबर, झारखंड के चर्चित बड़गाई जमीन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा कानूनी झटका लगा है। रांची स्थित पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने उनकी ओर से दायर जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि मामले में उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज और गवाहों के बयान प्रथम दृष्टया सुनवाई योग्य हैं, इसलिए आरोपों की जांच मुकदमे के दौरान की जाएगी। ईडी का आरोप है कि बड़गाई मौजा स्थित लगभग 8.86 एकड़ भूमि से जुड़े कथित अनियमित लेन देन और दस्तावेजी हेरफेर की जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण साक्ष्य सामने आए हैं। विशेष पीएमएलए कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि डिस्चार्ज याचिका पर सुनवाई के दौरान साक्ष्यों का विस्तृत परीक्षण नहीं किया जाता। इस स्तर पर केवल ये देखा जाता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री आरोप तय करने के लिए पर्याप्त है या नहीं। अदालत के अनुसार ईडी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज परिस्थिति जन साक्ष्य और गवाहों के बयान प्रथम दृष्टया मामला बनाते हैं। ईडी की जांच में भूमि से संबंधित दस्तावेजों, रजिस्टरों और अन्य अभिलेखों की जांच की गई है। जांच के दौरान राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के पास से 17 मूल रजिस्टर और भूमि से संबंधित कागजात बरामद हुए थे। जांच एजेंसी का दावा है कि भूमि के कब्जे, नियंत्रण और उससे जुड़े लाभार्थियों को लेकर पर्याप्त सामग्री एकत्र की गई है। अदालत के इस फैसले के बाद ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़े इस मामले में सुनवाई का अगला चरण शुरू होगा। बड़गाई जमीन मामला झारखंड की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। इसी मामले में हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा छोड़ना पड़ा था और उन्हें ईडी ने न्यायिक हिरासत में लिया था। झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर 2 सीटों पर सभी प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दर्ज कराए जाने के बाद महागठबंधन में दरार की अटकलों पर विराम लगाते हुए कांग्रेस, झामुमो और राजद ने एकजुटता का दावा तो कर दिया है, मगर राज्य के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के सीनियर नेता केएन त्रिपाठी के हालिया बयान से गठबंधन के अंदर हलचल पैदा होने की संभावना अभी भी बनी हुई है। दरअसल कांग्रेस उम्मीदवार को सभी दलों से समर्थन के सिलसिले में जब हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने उनसे बातचीत की, तब पूर्व मंत्री ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उन्होंने भरोसे का हवाला दिया। वहीं पार्टी में अंदरूनी कलह की खबरों पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हमारे बीच झारखंड के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी हैं, उनसे जानेंगे राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। सबसे पहली प्रतिक्रिया, कितने संतुष्ट हैं आप जो नाम घोषित किया गया है? जो कांग्रेस पार्टी का हाईकमान जो डिसाइड करता है, सब लोग मानते हैं, इसमें संतुष्टि असंतुष्टि की कोई बात नहीं है। क्योंकि कई नाम आ रहे थे और भी बड़े नेताओं का, और अब यहाँ पर प्रणव झा का नाम अचानक से सामने आया है। चर्चा में ठीक है, जो हाईकमान जो डिसाइड करता है उस पे कांग्रेस पार्टी के सभी लोग राजी रहते हैं। प्रमुख बात यह है कि अब जिताना जरूरी है और इसको जिताने के लिए जो हमारी सरकार है और सरकार के मुखिया हैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी, उनको यदि ताकत लगाएंगे और मन से ताकत लगाएंगे तो कांग्रेस से सीट जीत जाएगी। यदि सरकार ताकत नहीं लगाएगी तो दिक्कतें आएंगी, तो इस पे पूरा दारोमदार सरकार के ऊपर है। कांग्रेस में एक सवाल करेंगे, क्योंकि आप काफी समय बाद आपसे मिले। काफी समय से कांग्रेस में अंदरूनी कलह की बात सामने आते रहे, असंतुष्टि विधायकों में कई मुद्दों को लेकर रहा है। कभी केंद्रीय नेतृत्व, मतलब कांग्रेस के जो नेतृत्व है, इस पर भी सवाल खड़े होते रहे हैं। अभी क्या कांग्रेस की स्थिति है? सब कुछ ठीक है सभी के बीच में एकजुटता? ये है राजनीति। राजनीति में संतुष्ट असंतुष्ट, प्रतिद्वंदिता, एक दूसरे से वाद विवाद, कलह, ये नहीं रहेगा तो राजनीति रहेगा ही नहीं। तो ये होना ही है, और ये सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, देश की सारे पार्टियों में है। अब इन सबों को एक साथ लेकर के नेतृत्व साध करके कैसे चलता है, उस पर प्रमुख बात होती है। ये कोई नई बात नहीं है कि आप यहाँ आए तो 1:30 बज गया तो भूख लग गया। 1:30 बजेगा तो भूख लगेगा ही, दोपहर में भोजन की जरूरत है। उसी तरह राजनीति में ये बातें हैं ही, द्वंद्विता, प्रतिद्वंदिता, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ने की, ये राजनीति का मूल सिद्धांत है। इस सिद्धांत से राजनीति नहीं भटक सकती। अब ये बात है कि जो अभी राज्यसभा का चुनाव है, वो चुनाव का फलाफल कैसे हो, कैसे सकारात्मक हो। अच्छा, और भी कद्दावर नेता थे कांग्रेस के यहाँ पर, बंधु तिर्की, राजेश ठाकुर, उनके भी नाम काफी ज्यादा चर्चा में थे। फिर प्रणव झा का नाम आया, मतलब पूरी तरह से स्पष्ट रूप से इस पर क्या कहेंगे आप? क्या अचानक हम कुछ नहीं कह पाएंगे, आपको ये बाकी चीजें प्रभारी महोदय बता पाएंगे। प्रभारी महोदय ने हमसे बात किया था
हमने कहा था कि भाजपा, अच्छा, एक भाजपा, हम आपको बता दें कि हमारी बात आदरणीय प्रभारी महोदय जी से हुई थी, तो मैं इसका उम्मीदवार नहीं था। मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया था कि मैं उम्मीदवार नहीं हूं, हम तो लोकसभा लड़े, विधानसभा लड़े, अब किसी दूसरे पार्टी के नेताओं को दिया जाए जो इसको लड़के जीत सकते हैं। तो पार्टी ने तय किया है और हम लोग सब साथ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ठीक है सर। तो सुना आपने, हमारे बीच यहाँ पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए राज्यसभा चुनाव को लेकर और उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर पूरी तरह से एकजुटता की बात सामने आई है। पटना सिविल कोर्ट से खान सर को बड़ी राहत दी गई है। खान सर पर हत्या के प्रयास और हथियारों के अवैध इस्तेमाल जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। फायरिंग मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक और मशहूर शिक्षक खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। अदालत ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इससे पहले खान सर की ओर से पटना के प्रधान जिला एवं स्तर न्यायाधीश रुपेश देव की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने कोर्ट में यह अर्जी लगाई थी। गौरतलब है कि खान सर पर हत्या के प्रयास और हथियारों के अवैध इस्तेमाल जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। इसी मामले में जेल में बंद खान सर के 2 सुरक्षाकर्मी दीपक कुमार और तालेबर सिंह की नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई है। बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है। यहाँ पर सर क्या लगता है कौन क्या होगा ये? बगल की कोचिंग वाले। सर आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी? बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये। अच्छा, इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया यहाँ पे। तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी? बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा मार के एंटीसिपेटरी जमानत फाइल की गई थी, उसमें इंटरिम प्रोटेक्शन मिला है, जिसको सिंपल भाषा में कहा जाता है कि गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। अब जब तक यहाँ से फैसला नहीं होता है, नेक्स्ट डेट तक उनको कोई भी पुलिस पदाधिकारी अरेस्ट नहीं कर सकते। खान सर जहाँ चाहें वहाँ घूम सकते हैं। पुलिस अगर पूछताछ करना चाहेगी तो वो उनके सामने जा सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, जो भी इंक्वायरी करना होगा कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में भी सहयोग करेंगे खान सर। अगली खबर, हरदोई के शाहबाद क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब बाढ़ चौकी का निरीक्षण कर लौट रहे एसडीएम शाहबाद सुशील कुमार मिश्र पर कुछ ग्रामीणों ने हमला कर दिया। आरोप है कि सरकारी राशन की दुकान के निरीक्षण के दौरान हुई कार्रवाई से नाराज लोगों ने एसडीएम की सरकारी गाड़ी को निशाना बनाया और उन पर पथराव किया, जिसमें एसडीएम घायल हो गए हैं। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि उदयवीर नामक व्यक्ति ने एसडीएम के साथ अभद्र व्यवहार किया। इसके बाद एसडीएम उसे अपने साथ ले जाने लगे। तभी आरोप है कि उदयवीर ने फोन कर गांव के अन्य लोगों को मौके पर बुला लिया। कुछ ही देर में ग्रामीणों की भीड़ मौके पर पहुंच गई और एसडीएम की सरकारी गाड़ी पर बांस के डंडों से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, भीड़ द्वारा पथराव भी किया गया, जिसमें एसडीएम सुशील कुमार मिश्र के सिर में चोट लग गई। घायल एसडीएम को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहबाद ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। शाहबाद द्वारा परियल ग्राम जो कि शाहबाद ब्लॉक में पड़ता है, उसका निरीक्षण किया गया बाढ़ की तैयारियों को लेके। इसी क्रम में वहाँ पे मौके पे जब उनके द्वारा निरीक्षण किया जा रहा था तो वहाँ पे कथित प्रधान के पुत्र द्वारा एसडीएम शाहबाद के साथ कुछ अभद्रता की गई, जिसके क्रम में एसडीएम शाहबाद ने उनको बैठाया। इसी के विरोध में जो कथित प्रधान के पुत्र हैं उन्होंने गांव के कुछ लोगों को बुलाया, जो इनके साथ उग्र हो गए एसडीएम शाहबाद के साथ और छुड़ा के ले गए प्रधान के बेटे को। तत्पश्चात एसडीएम शाहबाद अपना निरीक्षण करके जब निकल रहे थे तो गांव की कुछ महिलाओं ने, जो कि उग्र थीं, उन्होंने एसडीएम शाहबाद की गाड़ी पे हमला किया और एक पत्थर से एसडीएम शाहबाद के सर पे चोट भी आई है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां शाहजहांपुर के तिलर क्षेत्र के एक युवती ने एक युवक पर पहचान छिपाकर दोस्ती करने, वर्षों तक शारीरिक शोषण करने, धर्म परिवर्तन कर निगाह का दबाव बनाने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर उसने 2 बार आत्महत्या का प्रयास भी किया, लेकिन उसकी जान किसी तरह बच गई। युवती के अनुसार कई वर्ष पहले एक शादी समारोह में उसकी मुलाकात एक युवक से हुई थी, जिसने अपना नाम आरव बताया था। बाद में उसे पता चला कि उसका वास्तविक नाम अतीक है।
आरोप है कि युवक ने दोस्ती के बाद उसकी फोटो और वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करने की धमकी दी और इसी आधार पर लंबे समय तक उसका शोषण करता रहा। पीड़िता का आरोप है कि उस पर धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का दबाव बनाया गया, विरोध करने पर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया गया। युवती का कहना है कि मानसिक तनाव और सामाजिक बदनामी के डर से उसने 2 बार आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन परिजनों की सतर्कता से उसकी जान बच गई। दिनांक 7 जून 2026 को थाना क्षेत्र तिलहर में पीड़िता के द्वारा एक तहरीर प्राप्त हुई कि 2 व्यक्तियों द्वारा उसका मानसिक एवं शारीरिक शोषण किया जा रहा है। तहरीर प्राप्त होने के पश्चात त्वरित कार्रवाई करते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 2 अभियुक्तों में से एक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है एवं दूसरे की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है। विवेचना प्रचलित है। गुण दोष के आधार पर शीघ्र ही विवेचना का निस्तारण कर विधिक कार्रवाई की जाए। 8 जून को परीक्षा देने जा रही युवतियों को अपना शिकार बनाने वाले एक शातिर अपराधी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। आरोपी हसीब, जो मूलतः ग्राम मिर्जानपुर, थाना कछौना, जनपद हरदौर का निवासी है, वर्तमान में हैदर कैनाल नाला, थाना पारा क्षेत्र में रह रहा था। सोमवार सुबह आरोपी ने परीक्षा देने जा रही 2 युवतियों को चारबाग बस अड्डे के पास से आलमबाग ले जाने के लिए अपने ऑटो में बिठाया और उन्हें थाना क्षेत्र पारा के रामलीला ग्राउंड के पास सुनसान इलाके में ले जाकर उनके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। विरोध करने पर उसने युवतियों के साथ मारपीट की, उनके साथ अभद्रता की और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना पारा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने जब आरोपी के ऑटो को घेरकर रोकने का प्रयास किया तो अपराधी ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर उपचार हेतु रानी लक्ष्मीबाई चिकित्सालय भेजा गया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त ऑटो, एक तमंचा व जिंदा एवं खोखा कारतूस बरामद किए हैं। जनपद की रहने वाली 2 लड़कियां रायबरेली परीक्षा देने के लिए जा रही थी। चारबाग ट्रेन से उतर करके ऑटो पकड़कर रोडवेज के लिए निकली। ऑटो वाला उन्हें रोडवेज न ले जा करके पारा में एक सुनसान जगह पे ले गया और उनके साथ छेड़खानी करने लगा और मारपीट किया। लड़कियों द्वारा शोर मचाने पर वो छोड़ करके भाग गया। उसके पश्चात पुलिस लड़कियों को थाने पे में आई, FIR लॉन्च किया गया और उन्हें परीक्षा के लिए सकुशल भेजा गया और उसके पश्चात पुलिस टीम द्वारा आसपास के सभी CCTV कैमरों को खंगाला गया तो ज्ञात हुआ कि हरदोई का रहने वाला हसीब पुत्र सत्तार यहाँ पारा थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रह कर के ऑटो चलाता था। इस सूचना के आधार पर जब उसकी घेराबंदी किया गया तो मुन्नू खेड़ा पुलिया से वो नहर की तरफ भागा, जहां रोकने की जब कोशिश की गई तो पुलिस पे उसने गोली चलाई। पुलिस ने भी आत्मरक्षा गोली चलाई जो उसके पैर में लगी। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भेजा गया है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पुष्पा फिल्म के अल्लू अर्जुन की तरह साड़ी, ब्लाउज, नथनी, पायल और नींबू की माला पहनकर एक युवक मंदिर में पहुंच गया। चौंकाने वाली बात यह रही कि जिन सुरक्षा कर्मियों पर रोक लगाने की जिम्मेदारी थी वही उसके साथ सेल्फी लेते नजर आए। याद रहे कि मंदिर परिसर में फोटोग्राफी पूरी तरह बैन है। आपत्तिजनक वेशभूषा में प्रवेश भी वर्जित है। इसके बाद भी मानसरोवर गेट पर तैनात आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस सुरक्षा कर्मियों ने न सिर्फ युवक को नहीं रोका बल्कि उसके साथ फोटो खिंचवाई। एक कर्मचारी तो उसे VIP प्रोटोकॉल देकर गणेश मंडपम तक दर्शन कराता रहा। इस दौरान युवक ने पूरे परिसर का वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में मंदिर के सुरक्षाकर्मी ही नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। लाइन में लगे श्रद्धालु युवक का फिल्मी अंदाज देख हैरान रह गए, लेकिन सुरक्षा में तैनात कर्मचारी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए वीडियो बनवाने में मदद करते रहे। इस मामले का वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने सुपरवाइजर को हटाया है। मंदिर प्रशासक कौशिक ने कहा कि इस तरह किसी को प्रवेश देना और परिसर में फोटोग्राफी करना मंदिर की मर्यादा और सुरक्षा दोनों का उल्लंघन है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।